बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम टीबी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। टीबी एक मोहलिक, जानलेवा लेकिन काबिल इलाज बीमारी है जो कि दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। दुनिया भर में तकरीबन 10 मिलियन अफराद जो हैं वो टीबी का शिकार होते हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो हमारे मुल्क में टीबी का नाम बहुत अरसे से सुनने में आ रहा है और अफसोस की बात है कि अभी भी हम ये नाम सुन रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान टीबी से मुतासरा जो ममालिक हैं उनमें 5वें नंबर पर है और हर साल तकरीबन 40,000 लोग टीबी की वजह से वफ़ात पा जाते हैं। और यही वजह है कि हर साल कोशिश की जाती है कि अवाम में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, डिफरेंट सेमिनार्स और वॉक्स वगैरह भी अरेंज होती हैं और 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है। हम भी ऐसी ही एक वॉक का हिस्सा बने और हमने एक सेमिनार अटेंड किया जो कि आज के प्रोग्राम में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आइए सेहत की दुनिया में आपको लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। डॉक्टर रज़ा, ये बताइएगा कि टीबी की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट में जो है हम AFB स्मेयर माइक्रोस्कोपी का टेस्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इससे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है वो जीन एक्सपर्ट का टेस्ट है, जो हम फैसिलिटी तमाम तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तमाम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा RHC खैबान सर सैयद में भी ये दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये बताइएगा कि क्या ये टेस्ट तब करवाने चाहिए जबकि अलामात हों, या फिर जिसको अलामात नहीं है और वो ये जानना चाहता है कि कहीं वो टीबी किसी पेशेंट को एक्सपोज तो नहीं हुआ, तो फिर वो वाला जो शख्स है जो कि एक्सपोजर चेक करना चाहता है वो कौन से टेस्ट करवाएगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले हम उन पेशेंट्स पे आ जाते हैं जो खुद पहले एक्सपोज हो चुके हैं और डायग्नोज केसेस हैं। अगर उनके रिलेटिव्स हैं तो उनका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ को हम लोग अवेयरनेस सेंसिटाइज करें कि उसके घर वालों का वो टेस्ट होना कितना ज़रूरी है, ताकि हम ये डिटर्मिन कर सकें कि क्या उसके घर वाले या उसके रिलेटिव्स या उसके फैमिली मेम्बर्स तो नहीं इफेक्ट हो रहे इससे, टीबी से। तो उसके लिए हम AFB स्मेयर माइक्रोस्कोपी का एक बेसिक टेस्ट है जो कि हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जीन एक्सपर्ट का टेस्ट भी होता है। थर्डली एक और चीज़ जो है वो चेस्ट एक्सरे है, जो वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तमाम तहसीलों में अवेलेबल है ये चेस्ट एक्सरे की भी फैसिलिटी। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, जब उसके आप साइंस एंड सिम्टम्स पूछते हैं तो उसमें वो खुद बताता है कि क्या उसको कोई कफ तो नहीं है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, क्या उसको कोई बलगम तो नहीं आ रहा, इस तरह की कुछ, क्या कोई वेट लॉस तो नहीं है, क्या कोई फटीक तो नहीं वो फील कर रहा है, या कोई उसे पसीने तो नहीं आ रहे। तो ये इस तरह की कुछ क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स हैं जो जब मरीज बताता है तो उस वक्त हम टेस्ट कराते हैं। जहाँ तक आपका सवाल रहा कि क्या सबको कराना चाहिए, मेरा ख्याल है कि सबको तो नहीं कराना चाहिए। जहाँ पे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई किसी का रिलेटिव जो है वो अगर डायग्नोज केस है टीबी का, तो उसके रिलेटिव्स को और उसके अजीज़ व कारब को ज़रूर करा लेना चाहिए। जी डॉक्टर रज़ा, अब अगर आप हमें अपने लैब का एक विजिट करवा दें और दिखा दें कि आपके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट मौजूद है। जी जी ज़रूर। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लैब है जो RHC खैबान सर सैयद में है, और यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लैब सुपरवाइज़र जो हैं शौकत साहब हैं, और वो ना सिर्फ यहाँ के सैंपल्स कर रहे होते हैं, AFB स्मेयर माइक्रोस्कोपी की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है और जीन एक्सपर्ट टेस्टिंग भी हो रही है। इस चीज़ का मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप AFB माइक्रोस्कोपी का टेस्ट कराते हैं तो 600 रुपये से 1000 रुपये उसका टेस्ट अगर आप प्राइवेटली कराएं तो वो लगता है। इसी तरह अगर जीन एक्सपर्ट का टेस्ट जो है वो 5 से 12,000 का रेट है प्राइवेट में। ये दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना सिर्फ इस हमारी डिस्ट्रिक्ट लैब में भी बल्कि तमाम तहसील हॉस्पिटल्स जो हमारे बेसिक मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, इस तरह के टोटल हमारे 28 बेसिक मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, तमाम पे AFB माइक्रोस्कोपी अवेलेबल है और तमाम तहसीलों में जीन एक्सपर्ट मशीन्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें ये स्लाइड्स तैयार हो रही हैं AFB स्मेयर माइक्रोस्कोपी के लिए, इनकी स्टेनिंग हो रही है यहाँ पे। इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगी तो उसको इनको माइक्रोस्कोप में लगाया जाएगा टू डिटरमिन वेदर इसमें कोई कॉस्टिव एजेंट जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी बेसिली जो है वो क्या है कि नहीं है। जीन एक्सपर्ट मशीन के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि इट्स अ न्यू टेस्ट और ये काफ़ी एडवांस्ड है, जिससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के बारे में भी पता चल जाता है। तो वो ज़रा आप हमें दिखाएंगे प्लीज़। जी जी। जीन एक्सपर्ट का टेस्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये तमाम तहसीलों में जीन एक्सपर्ट टेस्ट अवेलेबल है, और ये जीन एक्सपर्ट की मशीन है जिसमें हम लोग
स्प्यूटम का जो सैंपल है वो डालते हैं और विद इन 2 आवर्स जो है ये हमें रिजल्ट दे देता है. और ये टेस्ट मार्केट में बहुत महंगा है. सो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बल्कि क्या पूरे पंजाब में प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ये जीन एक्सपर्ट की फैसिलिटी टेस्टिंग की फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड की जाए. जी डॉक्टर रजा, माइक्रोस्कोपी के मुतालिक भी कुछ बताइएगा. यहाँ पर ये बैठे हुए हैं माइक्रोस्कोप पर, तो व्हाट इज ही डूइंग? देखिए यहाँ स्लाइड प्रिपेयर हो गई है. अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा दिया गया है और अब जो एक आप डायग्नोसिस करते हैं रिगार्डिंग के वेदर क्या ये टीबी का केस है या नहीं, वो इस पे इनिशियल जो है एएफपी स्मेयर माइक्रोस्कोपी पे आप करते हैं और इसके बाद जो फिर आप जीन एक्सपर्ट का टेस्ट लगाते हैं. यानी काफी एडवांस्ड हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है और तमाम टेस्टिंग जो है वो एडवांस तरीके से की जा रही है यहाँ पर. जी जी बिल्कुल. महकमा सेहत पंजाब थ्रू प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम पंजाब इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि ये तमाम टेस्ट फ्री हों और ये फैसिलिटी तमाम हमारे बेसिक मैनेजमेंट यूनिट्स जितने भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में हैं वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदीम जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं. उनके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर भी मौजूद हैं जो कि प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफिसर पंजाब हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी डॉक्टर अदीम, ये बताइएगा कि टीबी की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं और कितने अरसे के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं? जी, सबसे पहले तो टीबी की तशखीस की जाती है. टीबी की तशखीस जब हो जाए, स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव अगर पेशेंट निकल आए तो उनके लिए 6 महीने की ट्रीटमेंट है. उसमें पहले 2 महीने की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है और अगले 4 महीने की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है. 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उनका दोबारा से टेस्ट आता है. अगर वो टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव आ जाता है वो फिर थोड़ा सी प्रोलॉन्ग हो जाती है ट्रीटमेंट. लेकिन अगर वहाँ पे वो टेस्ट नेगेटिव हो जाता है तो उसको कॉन्टीन्यूस फेज में कंटिन्यू कर दिया जाता है जो कि 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है. ट्रीटमेंट के इख्तिताम पे एक दफ़ा फिर टेस्ट किया जाता है. अगर वो नेगेटिव होता है तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट क्योर लेबल कर देते हैं. वो पेशेंट क्योर हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है. अच्छा ठीक, तो 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं. एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है MDR टीबी जो कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? क्या सेम ही ट्रीटमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल हो रही है? जी, MDR ट्रीटमेंट बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जब डेवलप हो जाती है तो उसको हम MDR टीबी कहते हैं. उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मीयर जब हम कराते हैं उसके साथ ही हम जीन एक्सपर्ट करवा लेते हैं. उधर से ही अगर फ़र्ज़ करें पहले ही उस मरीज़ ने पहले से कहीं से ट्रीटमेंट ली हुई है और वो जीन एक्सपर्ट में डिटेक्टेड आ जाता है तो फिर हमारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम उनको रेफ़र करते हैं. उसके पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इनको देखते हैं. और हमारे सेंटर्स बने हुए हैं जैसे कि लेप्रोसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हम उनको भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं. उनके आगे फिर अपना प्लान्स होते हैं, वो 1 साल के लिए भी चलते हैं, 2 साल के लिए भी चलते हैं. वो उन अपने पेशेंट्स को कुछ जो एडमिट रखने वाले होते हैं उनको अपने पास एडमिट भी रख लेते हैं और कुछ को होम ट्रीटमेंट भी करते हैं. अच्छा डॉक्टर जुबैर, ज़रा डाटा की बात हम लोग कर लेते हैं कि पाकिस्तान में टीबी का जो प्रिवेलेंस रेट है वो क्या है, इंसिडेंस रेट क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त जो इंसिडेंस है टीबी का वो 259 पर 100,000 है. इंसिडेंस के मतलब होता है जो नए केसेस या न्यू केसेस 1 साल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, और प्रेवलेंस जो न्यू और प्लस ओल्ड केसेस चले आ रहे होते हैं उन दोनों को मिला के. तो इस वक्त प्रेवलेंस तकरीबन 340 के करीब है पर 100,000 और जो इंसिडेंस है दैट इज़ 259 पर 100,000 केसेस. यानी इंसिडेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. तो क्या वजह है कि नए केसेस अभी भी आ रहे हैं, हालांकि इतने प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इतनी फंडिंग भी हमें अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी एग्रेसिवली की जा रही है, तो व्हाई द न्यू केसेस? इसमें अभी तक थोड़ा सा गैप है कि हम प्राइवेट सेक्टर को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर सके. हम शायद ऑलमोस्ट 10% जीपीज़ तक पहुंच सके हैं और उनको एंगेज कर सके हैं. तो पब्लिक सेक्टर में तो हमने RHC तक ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड कर दी है, लेकिन स्टिल BHUs अभी तक हमारे अनकवर्ड हैं. तो एक रीज़न ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो हम तक नोटिफाई नहीं हो पाते. डॉक्टर जुबैर, कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन टीबी एक ऐसा मर्ज है जिसमें कहा जाता है कि इलाज एहतियात से बेहतर है, इसलिए इलाज फौरन शुरू कर दिया जाता है ताकि जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बच सकें. तो अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है तो क्या उनको भी दवाई दी जाती है जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो टीबी है, एक जो पॉजिटिव मरीज़ है वो अपने ख़ानदान के 10 लोगों तक टीबी स्प्रेड कर सकता है अगर वो इलाज नहीं कराएगा. तो जितने भी हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम टीबी की दवाइयाँ और टेस्ट कर रहे हैं
वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि जो टीबी का मरीज़ है उसके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके करीबी जो भी हैं, उन सबको बुला के उनका टेस्ट किया जाए. अगर तो उनके टेस्ट में टीबी की तशखीस हो जाती है तो फिर तो हम उनको टीबी की दवाइयाँ अद्वियात देते हैं. अगर टीबी की तशखीस नहीं होती तो उनको हम प्रिवेंटिव थेरेपी एक स्टार्ट करते हैं. उसमें जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं जो टीबी के मरीज़ों के साथ रह रहे हैं, उनको हम 6 महीने के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं. अच्छा, तो ये जो इलाज है ये काफ़ी लंबा होता है, 6 महीने के लिए होता है, तो क्या पेशेंट जो होता है वो कंप्लायंस शो करता है, आता है हर महीने, और अगर वो नहीं आ सकता तो फिर उस सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं? क्या उसको आपको फ़ोन करके बताना होता है कि मैं नहीं आ सकता? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आप लोग इवन दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं, राइडर्स को इवन हायर किया जाता है इस पर्पज़ के लिए. इस पे देखिए, हम मरीज़ को इनिशियली 1 महीने की मेडिसिन देते हैं और महीने के बाद उसका फॉलोअप होता है, वो आता है, उसके टेस्ट होते हैं, उसका मायना दोबारा किया जाता है. तो कोविड के दिनों में हमने कोशिश की कि हम मरीज़ों को दवाइयाँ उनके घरों तक पहुँचा सकें जब लॉकडाउन था. तो ये एक इशू है कि अगर मरीज़ नहीं आता और फॉर एग्जांपल दवाई लेने के लिए नहीं आता तो फिर हमारा एक सिस्टम है जो कि खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मरीज़ नहीं आ रहा तो हमने फिर अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है. अगर 2 हफ्ते के बाद नहीं आ रहा तो वो उसके घर विजिट करेंगे, देखेंगे कि वो क्यों नहीं आ पा रहा. तो उनकी हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो टीबी का मरीज़ है, जो टीबी की दवाइयाँ खा रहा है, उसको हम लॉस टू फॉलो अप ना होने दें और उसका इलाज मुकम्मल करें. तो ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आई हैं तो क्या वजह है कि यहाँ पर आई हैं, और आपकी बेटी में क्या अलामात थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि इसके टीबी के टेस्ट करवा लिए जाएं? कोई इल्मात नहीं है, सिर्फ इसको बुखार है और खांसी है. तो हमने इसको एक्सरे करवाए हैं, तो फिर उन्होंने बताया अब इधर जाएं, तो हम इधर आ गए हैं. आपको टीबी की तशखीस कब हुई थी, और यहाँ पर जो आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो इलाज की सहूलियात दी जा रही हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ. मुझे कोई 15-20 दिन से टीबी की तशखीस हुई है. मेरे बिल्कुल फ्री टेस्ट किए गए हैं. पहले एक्सरे किया गया था, फिर बलगम का टेस्ट किया गया जो कि जीन एक्सपर्ट में पॉजिटिव आया है, और मुझे गवर्नमेंट की सहूलत की वजह से ये बिल्कुल फ्री हुआ है, जो मेरा बाहर से 10-15 हज़ार रुपये का होना था. अच्छा, यानी आपको दवाइयाँ जो हैं वो दी जा रही हैं और यहाँ पर आपके टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री हुए हैं? जी बिल्कुल फ्री हुए हैं. जी बिल्कुल. आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? ये जो प्रोग्राम जो है टीबी का प्रोग्राम, ये फ्री चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है, तो आपको पता था कि ये अद्वियात वगैरह जो होंगी वो फ्री मिलेंगी आपको? जी, गवर्नमेंट के अक्सर गाय बगाए टीवी पे ऐड भी आते हैं, वहाँ से ही मैंने कुछ देखा था और दूसरों से सुना था. तो जो फील्ड में इनका अमला है उनकी वजह से मदद से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें जो बिल्कुल फ्री मिली हैं. नाजरीन, यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर हैं. आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रज़ा. वालेकुम सलाम जी. अच्छा, ये बताइएगा कि टीबी क्या है और इसकी अलामात क्या होती हैं, और ये एक से दूसरे को किस तरह से लगती है? देखिए, टीबी जो है बेसिकली एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है. यानी कि एक अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड ऑलरेडी है तो वो एक दूसरे बंदे को थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट कर सकता है. इसकी अलामात जो नॉर्मली देखी जाती हैं, जो कि क्लासिकल सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, वो ये हैं कि किसी को अगर कफ है फॉर 2 वीक्स और मोर देन 2 वीक्स, खांसी यानी कि या बलगम आ रहा है, या कफ में खांसी में खून आ रहा है, या बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, या फिर फीवर है, नाइट स्वेटिंग हो रही है. तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि क्लासिकल केसेस जो हैं टीबी के उनमें देखे जाते हैं. डॉक्टर रज़ा, ये जो ट्रीटमेंट दी जा रही है टीबी के पेशेंट्स को, तो ये क्या WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? जी बिल्कुल. जो ट्रीटमेंट है वो एज पर WHO स्टैंडर्ड्स है, जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, और वही ड्रग रिजीम जो है वो भी वही फॉलो की जा रही है जो WHO स्टैंडर्ड पे है. और इसमें हमारे पास जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो नेशनल टीबी प्रोग्राम और प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम पंजाब की तरफ से आ रही हैं गाइडलाइंस, और वो जो एज पर WHO गाइडलाइंस हैं वही वो गाइडलाइंस हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और यही डायरेक्शंस हैं कि उन्हीं गाइडलाइंस की हिसाब से आपने ट्रीट करना है, तशखीस भी करनी है और मेडिसिन भी देनी है. एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एंड टीबी स्ट्रैटेजी, तो वो क्या है? देखें, पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं उसमें एक सिग्नेटरी है, उसमें ही उसका एक पोर्शन है एंड टीबी स्ट्रैटेजी, जिसके एतबार से हमने टीबी की डेथ मोर्टेलिटी जो है वो 95% तक रिड्यूस करनी बाय 2035, और इसी तरह जो इंसिडेंस रेट है, यानी कि जो न्यू केसेस जो हैं उसके रेट को भी हमने 50% तक रिड्यूस करना है 2035 तक. तो ये जो जंग आप लोग लड़ रहे हैं टीबी के खिलाफ, तो इसमें आपके कोई साथ दिया जा रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें आपको हेल्प आउट कर रही हैं?
जी बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब की 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम में एक पब्लिक प्राइवेट मिक्स का मॉडल है जिसके तहत कुछ जो प्राइवेट एनजीओज जो हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं. फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में ग्रीन स्टार दोपासी फाउंडेशन हमारे साथ काम कर रहा है. उनके थ्रू हम मुख्तलिफ चेस्ट कैंप्स भी लगा रहे हैं. और एक चीज़ जो मैं पहले भी मेंशन कर रहा था कि हमारा जो केस नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो रही. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्ट है 2020 का, जो कि पंजाब असेंबली ने पास किया है. उसके हिसाब से हमें तमाम केसेस जो भी टीबी को एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके हिसाब से, और इसके तमाम केसेस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है. ना सिर्फ वो लोग जो सरकार में पब्लिक सेक्टर में बैठे हुए, और इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है. तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि उसमें जो प्राइवेट सेक्टर से हमें उस तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू चेस्ट कैंप्स लगा रहे हैं, जीपीस को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो केसेस जीपीस के पास जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में नहीं आ रहे, हम उनको फोकस कर सकें और उनको टारगेट कर सकें, और उनको भी हम उस रूट मैप में लेके आ सकें जिसमें वो रजिस्टर हो सकें, और हमारे प्रोग्राम के साथ वो थ्रू ग्रीन स्टार, ये दोपासी फाउंडेशन, वो रजिस्टर हो जाते हैं इस तरह से. अच्छा, कोविड में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई, तो क्या टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी उससे मुतासिर हुआ? और जो गोल्स हमने सेट किए हैं 2022 के लिए, तो आर यू गोना अचीव दैट? देखें, कोविड एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा पेंडेमिक था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. तमाम हेल्थ के इंडिकेटर्स जो थे वो नीचे चले गए, ओपीडीज बंद हो गई, पेशेंट्स को इनिशली तो तमाम ओपीडीज भी बंद हो गई थी. फिर उसके बाद जब ओपीडीज खुली तो उसमें भी फिर वैक्सीनेटेड का हो गया कि जी वही लोग सिर्फ देखे जाएंगे जो वैक्सीनेटेड हैं. तो यस, उसकी वजह से काफ़ी इंडिकेटर्स डाउन हुए हैं. लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरीके से हुआ है कि कंसंट्रेशन, क्योंकि पेंडेमिक ने ऐसा वो गिरफ्त में ले लिया पूरी दुनिया को कि तमाम बीमारियां जिसमें टीबी भी शामिल है उस अफेक्ट हुई, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी तशखीस अफेक्ट हुई. अच्छा, क्या चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी आपको दरपेश हैं? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर टीबी खत्म हो चुकी है, लेकिन वी आर स्टिल फाइटिंग विद टीबी. तो कौन से चैलेंजेस हैं और क्या मजीद करने की ज़रूरत है हमें? देखें, अभी भी पाकिस्तान जो है 5th हाईएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज में आता है, 5वें नंबर पे, जो कि बहुत हाई है. और जो चैलेंजेस हम लोकली जो समझते हैं, जो कि हमें प्रोफेशनली हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये टीबी को भी एक पूरे हॉस्पिटल को ओनरशिप लेनी पड़ेगी इस डिजीज की. आपको तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ताकि हम जो एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी के केसेस मिस कर रहे हैं, या हम जो चाइल्डहुड टीबी के केसेस मिस कर रहे हैं, वो हम मिस ना हो. और समहाउ वो कोऑर्डिनेशन हमने बेहतर करनी है इन द डिपार्टमेंट, इन द सेम हॉस्पिटल. अगर हमारी उसमें, मैं एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ये समझता हूँ कि जब तक ओनरशिप नहीं आएगी उस वक्त तक ये चीज़ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं, ठीक नहीं हो सकती. नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फाइजा कंवल साहिबा, जिनसे हम टीबी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे. वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? और थोड़ी सी हमें हिस्ट्री के मुतालिक भी बताइएगा कि 24 मार्च को इस दिन को मनाने का कोई स्पेशल मकसद है? जी, इस तरह से है कि ट्यूबरक्लोसिस इस वक्त प्रिवेंटेबल डिजीज़ में शामिल है. प्रिवेंटेबल मींस कि इसको आप बीमारी होने से पहले इसको रोका जा सकता है. उसमें हम प्रिवेंटिव सर्विसेज के तौर पे अभी हम चाइल्डहुड से ही ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो है वैक्सीन लगाना शुरू कर देते हैं. और जब हम 24 मार्च का डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मकसद लोगों को अवेयरनेस देना है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो ये कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, अपने बच्चों को इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट करें. दूसरा ये कि अगर डिजीज़ हो जाए तो ये काबिल इलाज है, इसका मुकम्मल कोर्स है जो आप करवाएं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है. 24 मार्च को हम अवेयरनेस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए भी और क्यूरेटिव पर्पज़ के लिए. डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? और अगर तहसीलों की बात की जाए तो क्या तहसील लेवल पर भी तमाम सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं? और अगर नहीं है वहाँ पर तो क्या किया जाता है? वहाँ पर अगर एक पेशेंट आता है तो उसको किसी मेन सेंटर पे रेफ़र कर दिया जाता है? हाउ डज़ इट वर्क? चूँकि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसका कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे अगर हमारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं
तो हमारा लेडी हेल्थ वर्कर्स का पूरा सिस्टम है, ओके। जो वहाँ पे घरों घरों में जाती हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर करती हैं, और अगर कोई ऐसा बंदा उनके नोटिस में आता है तो वो उसको हमारे जो 28 सेंटर्स हैं उनमें से किसी एक सेंटर पे उसको रेफ़र कर दिया जाता है। इवन हमारे अपने ऐसे BHUs भी जहाँ पे डॉक्टर्स को किसी ऐसी कोई कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट्स आते हैं जिसमें भूख का ना लगना, वज़न का कम होना, लंबे अरसे के लिए खांसी का होना, बलगम का होना या बलगम में खून आना जैसी अलामत हों, हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं वो भी इनको उनका मुतल्लिका सेंटर में रेफ़र करते हैं। तो जब से ये काम शुरू हुआ है टीवी पर, तो आप क्या कहेंगी कितनी बेहतरी आई है? पहले जो केस नोटिफिकेशन रेट था वो क्या था और अब क्या है? देखिए, इसमें ये है कि सबसे पहले तो टीबी एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता था। आज से आप कोई 20-25 साल पीछे ले जाएं तो टीबी एक स्टिग्मा था, और ये बहुत ही मतलब लोग इवन उसको छुपाते थे, बताते नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह की कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आप ट्यूबरक्लोसिस का कोई केस हो तो उसका अब लोगों को इतना अवेयरनेस है कि आप इसका इलाज करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। जो बाकी इसकी जो है प्रेवलेंस का, ये एक चूँकि आपने इसको प्रिवेंटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग की है, तो इसका रेट पिछले सालों में काफ़ी उससे कम हो के इस वक्त जो है तकरीबन 259 केसेस पर 100,000 पे चला गया है। आल्दो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 5वें नंबर पे है ट्यूबरक्लोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें इसी के लिए हमारी ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं कि हम जो है वो अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, लोगों को पता चले। बहुत आल्दो काम हो चुका, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वॉक्स की जा रही हैं, सेमिनार्स किए जा रहे हैं, और क्या किया जा रहा है? इसमें यह है कि हमारा चूँकि जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिस्टम है, जो घरों में जाके हमारी जितनी भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उन सब के ऊपर वो लोगों को अवेयरनेस देती हैं। उसमें जैसे अभी पेंडेमिक था तो हम कोविड के ऊपर भी काम कर रहे थे, डेंगू के ऊपर कंटिन्यूसली हमारा डिस्ट्रिक्ट चूँकि हाई प्रोफाइल है डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर भी किया जाता है। बच्चों की सेहत के हवाले से ये एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है जो मुसलसल चलती रहती है। लेकिन इसके अलावा हमारे हर THUs में, हमारे RSCs में 1 विंडो TV रूम्स जो हैं वो फंक्शन हैं कि आप मुतल्लिका जो पेशेंट है वो उसी रूम में रेफ़र किया जाए, वहाँ पे उसी को डायग्नोसिस, क्यूरेटिव सर्विसेज, हर किस्म की सहूलत वहीं से मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो अपना रोल अदा कर रही हैं, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। तो पहले जो इसको स्टिग्मा समझा जाता था, आपने कहा कि अवेयरनेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो क्या अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको एक स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं और इसको छुपाते हैं? अभी हमारे ऐसे एरियाज़ जो बहुत रिमोट हों या जहाँ पे सोशो इकनॉमिक स्टेटस उनका बहुत डाउन हो या अनएजुकेटेड हों, वहाँ पे है, लेकिन पहले की निस्बत लेस लाइकली है कि अब जो है वो लोग इसको छुपा रहे हों। डॉक्टर फाइजा, क्या वजह है कि हम अभी तक टीबी को इरेडिकेट नहीं कर सके? पोलियो के भी हम कुछ केसेस, कितना कंट्रोल हमने पोलियो पर पाया, और टीबी के केसेस अभी तक आ रहे हैं, तो हम क्यों इन बीमारियों को इरेडिकेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि बहुत सारे ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पर ये इरेडिकेट हो चुका है। कहा जाता है कि इट्स डिजीज़ ऑफ पुअर कंट्रीज़, तो क्या हमारी पॉवर्टी इज़ द रीज़न फॉर दिस, या फिर ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसके लिए एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी? ट्यूबरक्लोसिस का ये है कि ये पोलियो की तरह नहीं है, अभी भी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। प्रेवलेंस आल्दो हमारी तरह नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसका सोशो इकनॉमिक स्टेटस के साथ बहुत ज़्यादा लेना देना है। उसकी रीजंस में एक तो हाइजीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, दूसरा जो इम्यूनिटी है वो लोगों की कम है, लैक ऑफ एजुकेशन है, जल्दी चीज़ों को आप मतलब जैसे एक अच्छी फैमिली में हो कि थोड़ी सी भी डिजीज़ के लिए भाग खड़े होना कि जी पकड़ें करें देखें, लेकिन जो सोशो इकनॉमिक स्टेटस इनका लो है वो उसको उस तरह से नहीं देखते अनटिल जब तक वो काफ़ी जो है वो टाइम पास हो जाता है, उसके बाद तक वो डायग्नोस होता है। यानी बहुत सारा काम जो है वो हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लाइक और फॉलो कीजिए। इसमें आप हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और आने वाले प्रोग्राम्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन इस पर आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330-414-9010। इस पर आप हमें अपनी आराज़ से आगाह कर सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि किस बीमारी या मौजू पर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।